हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, 7 अगस्त 2025 के डेली करंट अफेयर की क्लास पंकज सर कुछ फैमिली इशू के कारण आज नहीं ले पाए हैं, इसलिए फ्रेंड्स आज की क्लास मैं लेने वाला हूं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं 7 अगस्त 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम क्या है? फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर 10 ऐसे भवन बनाए जाएंगे जहां पर हमको कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर राइट आंसर है सी, कर्तव्य भवन। आने वाले समय में 10 ऐसी बिल्डिंग बनेगी, उनमें से सबसे पहले बनने वाली जो बिल्डिंग है वो है कर्तव्य भवन 3। इस नई बिल्डिंग में कई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया जाएगा जो पहले अलग अलग जगह पर थी। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ऐसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हमको देखने को मिलेंगी। आइए कर्तव्य भवन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी देख लेते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये काफ़ी मॉडर्न होने वाली है और इको फ्रेंडली होने वाली है। इस बिल्डिंग का टोटल एरिया 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर होने वाला है, जहां पर हमको 7 फ्लोर्स देखने को मिलेंगी। इसके अंदर 24 बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल, 26 छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल, 67 मीटिंग रूम होने वाले हैं, योगा रूम होने वाला है, मेडिकल रूम और कैफ़े जैसी सुविधाएं होने वाली हैं। 600 गाड़ियों के लिए मॉडर्न पार्किंग की सुविधा है। इस बिल्डिंग को इको फ्रेंडली बनाया गया है। एलईडी लाइट्स का उपयोग किया गया है, रूफ टॉप सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है और साथ में यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इंस्टॉल की गई है। फ्रेंड्स, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कुल मिलाकर 2027 तक कंप्लीट होगा। पहले फेज़ में हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग 3 पहले कंप्लीट हो गई है। आने वाले समय में हमको और भी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। वित्त मंत्रालय को यहाँ पर कर्तव्य भवन 1 में शिफ्ट किया जाएगा, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहाँ पर शिफ्ट होने वाला है? कर्तव्य भवन में शिफ्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के अवसर पर क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट्स के लिए हर कोर्सेज पर आपको ऑफर्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही नॉमिनल और अफोर्डेबल प्राइसेस पर यहाँ पर आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो एक बार एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें, जहाँ पर आपको अफोर्डेबल कोर्सेज मिलेंगे जिनके ज़रिए आप तैयारी कर अपनी गवर्नमेंट जॉब का जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इंडसलैंड बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राजीव आनंद को इंडसलैंड बैंक का नया सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, राजीव आनंद। राजीव आनंद ने सुमंत कटपालिया को रिप्लेस किया है। राजीव आनंद इस पद पर आने वाले 3 सालों तक नियुक्त रहेंगे। इंडसलैंड बैंक की बात करें तो फ्रेंड्स ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका गठन अप्रैल 1994 में किया गया था। इसके फाउंडर हैं एसपी हिंदुजा और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट आर्चरी लीग बी हेल्ड? जिस तरह से फ्रेंड्स हमको आईपीएल देखने को मिलता है, फुटबॉल लीग देखने को मिलती है, हॉकी लीग देखने को मिलती है, कबड्डी की लीग देखने को मिलती है, इसी तरह से फ्रेंड्स हमको इंडिया में आर्चरी लीग देखने को मिलेगी। देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन अक्टूबर में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में किया जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, दिल्ली। इसका आयोजन आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। ये एक लीग टूर्नामेंट होगा और इसमें फ्रेंड्स हमको 6 फ्रेंचाइज टीमें हिस्सा लेते हुए दिखने वाली हैं। ये टूर्नामेंट 11 दिनों तक चलेगा। हर टीम में भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ फॉरेन खिलाड़ी भी हमको देखने को मिलेंगे। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो फ्रेंड्स भारत में यह आर्चरी की गवर्निंग बॉडी है। इसका गठन 8 अगस्त 1973 को किया गया था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और फिलहाल इसके प्रेसिडेंट हैं अर्जुन मुंडा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्निशोध, जिसे हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या है? फ्रेंड्स, अग्निशोध एक रिसर्च सेंटर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में अग्निशोध का इनॉग्रेशन किया। यहाँ पर राइट आंसर है सी, रिसर्च सेंटर। अग्निशोध एक रिसर्च सेंटर है जिसका उद्देश्य आर्मी के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाना है। इसे आर्मी ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर डेवलप किया है। ये सेंटर आर्मी ने 5 पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के तहत बनाया है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि आर्मी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी, आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम बढ़ाएगी, आर्मी के लिए मॉडर्न वेपन्स की टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, आर्मी के लिए यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, आर्मी को साइबर अटैक से बचाने के लिए भी यहाँ पर शोध किया जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की
5 पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के बारे में। इसका उद्देश्य है इंडियन आर्मी को मॉडर्न बनाना और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना। इसके 5 पिलर हैं। पहला पिलर है टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, दूसरा है स्ट्रक्चरल चेंजेस, तीसरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चौथा कोहेशन बिटवीन द 3 सर्विसेज यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच में तालमेल बिठाया जाए, और पांचवा है स्ट्रेटेजिक रिजिलियंस। ये 5 पिलर के तहत फ्रेंड्स ये पॉलिसी बनाई गई है और इसी के तहत अग्निशोध का यहाँ पर गठन किया गया है IIT मद्रास में, जिसका इनॉग्रेशन किया यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, भारत में नेशनल हैंडलूम डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये हर साल 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान 7 अगस्त 1905 में हमको स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिलता है, जहां पर पहली बार हम देखते हैं कि बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट चालू होता है। इस दिन की याद में ही नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। इस बार भारत 11वां नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। 2025 की थीम है हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। आइए ब्रीफली स्वदेशी मूवमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। दिसंबर 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ये प्लान उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन का था। इसके विरोध में भारत के नेताओं ने मिलकर स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की। 16 अक्टूबर 1905 में ये पार्टीशन लागू कर दिया गया था और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांटा गया था। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी और वेस्ट बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। स्वदेशी मूवमेंट में हमको ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट देखने को मिलता है। भारतीय गुड्स को खरीदने का प्रोत्साहन दिया जाता है। ब्रिटिश क्लोथ को यहाँ पर जलाया जाता है। ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया जाता है, बॉयकॉट किया जाता है, और कई सारे इंडियन स्कूल्स और कॉलेज यहाँ पर खुलते हैं जहाँ पर भारतीय लोगों ने एडमिशन भी लिया। इस मूवमेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को भी देख लेते हैं। बंगाल में हमको सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई प्रमुख नेता थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी किन 2 देशों के बीच एक संधि थी? ये ट्रीटी हमको रशिया और USA के बीच देखने को मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, USA एंड रशिया। 4 अगस्त को रशिया ने ऑफिशियली इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से बाहर होने का डिसीजन ले लिया है। इससे पहले 2 अगस्त 2019 में USA इस ट्रीटी से पहले ही बाहर हो चुका था, मगर रशिया इसको फॉलो कर रहा था। हम सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक्स चल रही हैं, मगर फ्रेंड्स अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया पर प्रेशर बढ़ाने के लिए 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के पास रखने का निर्णय लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि रशिया ने इस ट्रीटी से बाहर होने का डिसीजन लिया। आइए जानते हैं आखिरकार ये ट्रीटी थी क्या। ये ट्रीटी 1987 में मिखाइल गोर्बाचोव और USA के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने साइन की थी। इस ट्रीटी के तहत दोनों देशों के बीच ग्राउंड से लॉन्च होने वाली 500 से लेकर 5500 तक की रेंज की जो न्यूक्लियर और कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स होती हैं उनको बैन कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये ट्रीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये दोनों देश उस समय कोल्ड वॉर में थे, तो दोनों देशों के बीच में शांति रहे और एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो, इसलिए फ्रेंड्स इस ट्रीटी को साइन किया गया था। और अब हम देखते हैं कि 2019 में US ने विड्रॉ कर लिया और 4 अगस्त 2025 में रशिया ने विड्रॉ कर लिया। ये ट्रीटी एयर और सी से लॉन्च होने वाली मिसाइल्स के लिए नहीं थी, बस उन्हीं मिसाइल्स के लिए थी जो मिसाइल्स लैंड से लॉन्च हो सकती हैं। इस बात को नोट करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेलियांग सामुदायिक रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जेलियांग कम्युनिटी रिजर्व नागालैंड में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, नागालैंड। ये रिजर्व इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि हाल ही में 10 एशियन जाइंट टॉर्टॉइस को यहाँ पर फिर से लाया गया है। पहले इस रिजर्व में एशियन जाइंट टॉर्टॉइस पाए जाते थे, मगर इनकी जो आबादी है दिन ब दिन घटती जा रही थी, इसलिए फिर से यहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि एक बार फिर से यहाँ पर ये पनप पाएँ। फ्रेंड्स एशियन जाइंट टॉर्टॉइस की बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा टॉर्टॉइस होता है। ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है मनोरिया इम्स। IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसे शेड्यूल 4 में रखा गया है। जेलियांग कम्युनिटी रिजर्व जो है वो नागालैंड में है
और कम्युनिटी रिजर्व ऐसा एरिया होता है जहाँ पर लैंड और वाइल्ड लाइफ का जो प्रोटेक्शन है वो वहाँ की जो रह रही कम्युनिटी होती है उसके द्वारा किया जाता है, इसलिए उनको कम्युनिटी रिजर्व बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, जेलियांग कम्युनिटी रिजर्व नागालैंड में स्थित है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। नागालैंड की बात करें तो फ्रेंड्स, नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। इस समय नागालैंड के गवर्नर हैं ला गणेशन, चीफ मिनिस्टर हैं निपुही रियो। नागालैंड की जो विधानसभा है उसमें 60 सीटें हैं, राज्यसभा में नागालैंड की 1 सीट और लोकसभा में भी 1 सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल में चावल फोर्टिफिकेशन यानी कि राइस फोर्टिफिकेशन के लिए भारत ने किस संस्थान के साथ मिलकर पहल शुरू की है? यहाँ पर इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर नेपाल में राइस फोर्टिफिकेशन के लिए पहल चालू की है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फोर्टिफिकेशन, इसको हम ध्यान से समझते हैं कि आखिरकार राइस का फोर्टिफिकेशन इसका मतलब क्या होता है। फोर्टिफिकेशन इसका हिंदी में मतलब होता है किलाबंदी। इसका बेसिकली यहाँ पर जब हम फूड में इस्तेमाल करते हैं तो ये मतलब होता है कि जो भी फूड है, जैसे कि यहाँ पर राइस है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाएंगी जिससे उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी हेल्दीनेस है और बढ़ जाए। तो यहाँ पर राइस में हम देखेंगे कि मिनरल्स को और विटामिन को मिलाया जाएगा जिससे उसका जो न्यूट्रिशन है, पोषण है और बढ़ जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। इस इनिशिएटिव के तहत नेपाल में राइस फोर्टिफिकेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मजबूत किया जाएगा। आगे जाकर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी समझेंगे। ये इनिशिएटिव इंडिया ने यूएन के साथ मिलकर किया है, जो ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के तहत शुरू किया गया है। ये इनिशिएटिव फ्रेंड्स 2023 से शुरू किया गया था। इसके तहत भारत साउथ एशिया के अलग अलग देशों के साथ मिलकर 4 प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। नेपाल में ये प्रोजेक्ट पहली बार शुरू किया गया है। अब बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। तो फ्रेंड्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होता है जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट को बनने से लेकर कस्टमर तक पहुँचाने तक की जो प्रोसेस होती है उसको हम सप्लाई चेन बोलते हैं। उस प्रोसेस को पूरी तरीके से बनाया जाए और स्मूथली ऐसा काम किया जाए कि कोई भी प्रोडक्ट बनकर आसानी से जो कंज्यूमर है उन तक पहुंच सके, उस पर भी यहाँ पर काम किया जाएगा। उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यहाँ पर रॉ मटेरियल को ख़रीदना, उसको बनाना, कस्टमर तक पहुँचाना, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरिंग, हर चीज़ की यहाँ पर प्लानिंग की जाती है। आइए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। तो फ्रेंड्स, ये यूएन की एक संस्था है। यहाँ पर फ्रेंड्स इसको 2020 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। हेडक्वार्टर इसके रोम, इटली में है। इसका गठन 1961 में हुआ था। फिलहाल इसके डायरेक्टर हैं सिंडी मैकैन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैन अमेरिका कप 2025 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पैन अमेरिका कप हॉकी स्पोर्ट्स के लिए खेला जाता है और यहाँ पर इस साल अर्जेंटीना ने मेंस और वुमेंस दोनों ही कैटेगरी में इस कप को जीता है। इसका आयोजन 24 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक यूराग्वे में किया गया था। अर्जेंटीना ने मेंस और वुमेंस कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया। इस कप को जीतने वाली टीम सीधे हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर जाती है। तो मेंस अर्जेंटीना की टीम क्वालिफाई कर गई और वुमेंस से हम देखते हैं कि यूएसए की टीम क्वालिफाई कर गई। अब यूएसए की टीम इसलिए क्वालिफाई कर गई क्योंकि अर्जेंटीना की जो वुमेंस टीम थी वो पहले ही क्वालिफाई कर गई थी, इसलिए यहाँ पर सेकंड पायदान पर आई यूएसए की वुमेंस टीम भी 2026 के हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है। पैन अमेरिकन कप एक इंटरनेशनल हॉकी चैंपियनशिप है। ये हर साल आयोजित की जाती है। इसमें नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिकन देश हिस्सा लेते हैं। इसका आयोजन पैन अमेरिकन हॉकी फेडरेशन करता है। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत मेंस कैटेगरी में 2000 में की गई थी और वुमेंस कैटेगरी में 2001 में की गई थी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है? तो फ्रेंड्स, 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। 2024 में भारत में कुल मिलाकर 211 मिलियन पैसेंजर्स ने एयर ट्रैवल किया है। इस रिपोर्ट में एविएशन सेक्टर से रिलेटेड अलग अलग कैटेगरी का डाटा जारी किया जाता है। सबसे पहले पायदान पर रही यूएसए, जहां पर 876 मिलियन लोगों ने एयर ट्रैवल किया है। दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पर यूके, चौथे पर स्पेन और 5वें नंबर पर इंडिया हमको देखने को मिलता है। ये रिपोर्ट फ्रेंड्स हर साल जारी की जाती है। इसको इशू करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसका उद्देश्य है एविएशन सेक्टर के बारे में डाटा जारी करना। यहाँ पर पैसेंजर, कार्गो, ट्रैफिक, रेवेन्यू, प्रॉफिट, सिक्योरिटी, हर क्षेत्र में हमको रिपोर्ट देखने को मिलती है।
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें तो फ्रेंड्स ये एक इंटरनेशनल ट्रेड संस्था है। इसमें फ्रेंड्स हम देखते हैं देशों के बीच में एविएशन सेक्टर को लेकर कोऑपरेशन बढ़ाना और एविएशन सेक्टर का विकास करना इसका उद्देश्य है। इसका गठन 1945 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और डायरेक्टर जनरल हैं विली वेल्च। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 7 अगस्त 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है फ्रेंड्स एग्ज़ाम बूस्टर का। तो फ्रेंड्स आज के एग्ज़ाम बूस्टर में हम स्पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। भारत ने आईसीसी वुमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता। भारत ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों में खिताब जीता है। कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती। उड़ीसा वॉरियर्स ने इनॉग्रल वुमेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 जीती। पंकज आडवाणी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स स्पोर्ट्स के अंदर। आइए अब 6 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को दिया गया। भारत में अंगदान एवं प्रत्यारोपण मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स इंडिया में यह एक्ट हमको 1994 में देखने को मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमले की याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका नाम था लिटिल बॉय। तीसरा क्वेश्चन है, चर्चा में रहा महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो फ्रेंड्स ये विवाद हमको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच देखने को मिलता है। चौथा क्वेश्चन है, इसरो द्वारा सोकर वैली में होप एनालॉग मिशन लॉन्च किया गया। सोकर वैली किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये वैली लद्दाख में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शहरी वनीकरण पहल मातृवन पहल कहाँ शुरू की गई? तो फ्रेंड्स ये गुरुग्राम हरियाणा में शुरू की गई। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किस देश के साथ किया? तो फ्रेंड्स साउथ चाइना सी में इंडिया ने यह अभ्यास फिलीपींस के साथ किया। सेवेंथ क्वेश्चन है, माउंट लिबोटोकी लोकी लाकी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। एट्थ क्वेश्चन, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स बिहार के नए सचिव पार्थ अमृत होने वाले हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, पहले इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स को किसने जारी किया? तो फ्रेंड्स पहला इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स नीति आयोग ने जारी किया है। 10th क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिज्ञ सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं थे? तो फ्रेंड्स वो राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे, वो जम्मू एंड कश्मीर के आखिरी राज्यपाल रहे हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को। सबसे पहले कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर्स देख लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। सेकेंड क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाईकोर्ट 1862 में गठित किया गया था। ये सबसे पुराना हाईकोर्ट है। थर्ड क्वेश्चन था, किस उपकरण का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल और सीज्मोमीटर भूकंप की इंटेंसिटी को नापने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राइट आंसर दिया। आइए अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तीसरा क्वेश्चन है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 7 अगस्त 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।